बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पीटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। ठीक 18 दिन पहले की बात थी जब एक बम से भरी एसयूवी मुकेश अंबानी के विशाल आवास के पास पाई गई। तारिक परवीन भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कास्कर का पूर्व सहयोगी जबरन वसूली के 10 लाख का हिस्सा इकट्ठा करने गया था। मुंबई के डोंगरी इलाके के इस ड्राई फ्रूट व्यापारी को कई बार धमकी भरे फोन आए थे। एजाज लकड़ा वाला बोल रहा हूँ, मेरा आदमी परवीन आएगा, उसको 10 पेटी देना, समझे क्या? ना लकड़ा वाला ना तो उसके कलेक्शन एजेंट परवीन को पता था कि मुंबई क्राइम ब्रांच उनकी सारी बातें सुन रही थी और एक टीम भेजकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कुख्यात गुंडा एजाज लकड़ा वाला, जो एक वक्त दाऊद इब्राहिम का दोस्त हुआ करता था पर अब बन बैठा दुश्मन, जनवरी 2020 से जेल में था। मगर ऐसा नहीं लग रहा था कि सलाखों ने उनकी वसूली के धंधे को आंच तक पहुंचाई हो। यह खुलासा तब हुआ जब अंबानी बम मामले ने मुंबई पुलिस कार्यालय को हिलाकर रख डाला और जब नवनियुक्त डीजीपी संजय पांडे ने लगाम संभाली। लकड़ा वाला के नेटवर्क में कई पुलिस अधिकारी भी हैं जो ये भी तय करते हैं कि किसे निशाना बनाया जाए और उनसे कितनी रकम वसूली जाए, कथित तौर पर इशारा करते हुए कि उनकी पहुंच ऊपर तक थी। मेरे बॉस बड़े बड़े आईपीएस हैं क्या? लेकिन पांडे की लिखित रिपोर्ट को कथित तौर से मुंबई पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्च पदस्थ नौकरशाह ने रोक दिया था। कड़वा सच ये है कि जबरन वसूली, व्यापार, पुलिस, राजनीति और गैंगस्टर सब एक ही चौराहे पर मिलते हैं। मुंबई में हफ्ता वसूली या साप्ताहिक हफ्ते की पैदाइशी इतिहास ब्रिटिश काल के कपास व्यापार से जुड़ी है। हालांकि इसका बड़ा भाई वसूली शायद गुजरात के रास्ते मुंबई आया जब मई 1960 में वहां शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। अब्दुल लतीफ, जिस पर किंग खान की फिल्म रईस आधारित है, गुजरात के जुआ घरों में दारू बेचकर अवैध शराब के धंधे पर एकाधिकार जमा रखा था। पुलिस को हफ्ता दे देकर अवैध दारू के कारोबार से वो अहमदाबाद के अमीरों से पैसा उगाही करने लगा। अब्दुल की शराब बॉम्बे के ताकतवर डॉन वरदराजन मुदालियर से आती थी, या अन्ना, जो मुंबई के सायन इलाके के तमिल उसे बुलाया करते थे और जिस पर तमिल फिल्म नायकन और बाद में हिंदी में दयावान बनी। वरदराजन ने भी दारू की तस्करी के साथ गोदी चोरी और कॉन्ट्रैक्ट खून से अपना कारोबार बढ़ाया, यहाँ तक कि वो एक समानांतर अदालत भी चलाता था। 1960 और 1970 के दशक में मुंबई में 3 बड़े डॉन थे, करीम लाला, वरदराजन और हाजी मस्तान। आखिरी शख्स जिसे अमिताभ बच्चन ने फेमस बनाया एक और बॉलीवुड फिल्म के साथ, दीवार। इन तीनों ने सुलह के साथ मुंबई शहर को आपस में बांटकर अपने अपने हिस्सों पर हुकूमत की। कभी कभी गैंगों के बीच खून खराबा जरूर होता था, लेकिन आम नागरिक की आंखों से दूर। वेश्यावृत्ति, तस्करी सोने की, विदेशी शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह और ब्याज पैसे की उधारी, ये उन दिनों के खास गैर कानूनी धंधे थे। चूंकि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के समय 97% के उच्च आयकर की दरों के कारण कई कारोबार नकद में काम करते थे, जिससे काले धन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। गैंगों ने इस अघोषित धन का फायदा उठाते हुए उनमें से एक हिस्सा सुरक्षा राशि के रूप में व्यापारियों से लेने लगे। तय की गई राशि को हफ्ता कहा जाता था और उसे प्राप्त करने का तरीका वसूली। 1980 के दशक की शुरुआत में करीम लाला की ताकत को चुनौती देते हुए एक खूनी युद्ध छिड़ गया, जिसमें एक सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल का लड़का दाऊद इब्राहिम विजयी हुआ। डॉन की अगली पीढ़ी होटल, डांस बार, ट्रैवल एजेंसी और शॉपिंग सेंटर जैसे नए व्यवसायों में निवेश करने लगी। दाऊद ने दक्षिण मुंबई के लाभदायक इलाकों में अपना कब्जा जमाया और मुंबई की पश्चिमी समुद्र तटों पर भी, जिससे वो गुजरात और दुबई के तस्करी समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर सके। हालांकि प्रतिद्वंदी भी मुंबई के कुछ अन्य इलाकों पर रौब जमाए रखे थे। छोटा राजन मुंबई के मध्य चैम्बूर में और अरुण गवली दक्षिण मुंबई की भाईखला, जहां उनकी दगड़ी चाल एक प्रसिद्ध गढ़ मानी जाती थी। मुंबई शहर के बीच में स्थित खाली पड़ी मील की जमीनों के भाव में अचानक वृद्धि आने के कारण कई विवाद पैदा हुए, जिसमें गैंगस्टर निर्णायक बने। खटाऊ मील के मालिक सुनीत खटाऊ को भाईकला में अपनी 13 एकड़ मील जमीन बेचने के लिए 65 करोड़ मिल रहे थे, जो उन दिनों में एक बड़ी रकम थी। लेकिन समस्या ये थी कि मील के 4,500 मजदूर इसके खिलाफ थे। खटाऊ अरुण गावली से मिलने गए, जिसे वो नियमित रूप से संरक्षण राशि देते आए थे। मैंने अब तक आपका हफ्ता कभी मिस नहीं किया, इस सौदे को पूरा करने में मेरी मदद करो, मैं आपको भी खुश कर दूंगा। गावली ने एक तख्ता पलट में ट्रेड यूनियन के मौजूदा अध्यक्ष को हटाकर उनकी जगह एक ज्यादा समझदार व्यक्ति को नियुक्त किया। दुर्भाग्य से सुनीत खटाऊ को गावली के प्रतिद्वंदी अमर नायक गैंग ने उनकी मर्सिडीज बेंज में ही रेस कोर्स के पास गोली मारी और सौदा रोक दिया।
अब इस पर जोड़िए नशीले मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों का व्यापार, नकली पैसों को छापना और बांटना और सुपारी हत्या और समझिए हफ्ता वसूली का विस्तारित धंधा। जैसे जैसे मुंबई का नक्शा बदलने लगा, हफ्ता वसूली की नई तरकीबें सूझने लगी। अब वो केवल पैसों की मांग नहीं रही, जमीनों का कब्जा, पुरानी बिल्डिंग पुनर्विकास के निर्माण का अधिकार या रियल एस्टेट कंपनियों में सोता हुआ पार्टनर बनना अंडरवर्ल्ड की कुछ नई मांगे बनी। मुंबई के जुहू इलाके के बिल्डर प्रदीप जैन को दाऊद के पूर्व सहयोगी अबू सलेम ने बार बार धमकी भरे फोन किए। तुम्हारी डोंगरी वाली जगह का एक हिस्सा मुझे दो, वरना अपना बुढ़ापा नहीं देख पाओगे, समझे। कुल मिलाकर जैन परिवार ने उन्हें 60 लाख नकद और उतनी ही कीमत की अंधेरी में 3 फ्लैट दिए, लेकिन वो संपत्ति नहीं जो उन्होंने मांगी थी। कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदीप को उनके जुहू ऑफिस के अंदर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी तेरहवीं के बीच जैन की विधवा का फोन बजा। फोन पर उनके पति का हत्यारा अबू सलेम था। अब कैसा लग रहा है? सलेम अभी भी संतुष्ट नहीं था और प्रदीप जैन के छोटे भाई सुनीत को धमकी देने लगा। अब तेरी मौत की तैयारी कर। संयोग से इंस्पेक्टर सुनील माने ने इस केस को सुलझाया था। वही सुनील माने जिसने काया पलट कर मासूम मनसुख हिरेन की हत्या में वाजे की मदद की। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगर प्रदीप जैन मांगी गई संपत्ति भी अबू सलेम को दे देता तो वो बच निकलता, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बाद एक अन्य मामले में बिल्डर ओम प्रकाश कुकरेजा अपनी चैम्बूर ऑफिस में सो रहे थे जब अबू सलेम गैंग के 3 शूटरों ने उनके कैबिन में घुसकर उन्हें मार डाला। बाद में अदालत में जब उनसे पूछा गया क्यों, अबू सलेम ने डींगे मारी। कुकरेजा छोटा राजन को हफ्ता दे रहा था और उनका फाइनेंसर भी था। उसने मेरी मांगों से इनकार किया तो मुझे राजन की कमाई काटने के लिए ऐसा करना पड़ा। ये मुंबई विस्फोट 12 मार्च 1993 के बाद का समय था, जब दाऊद दुबई भाग गया और मैदान खाली था जहां बाकी गैंग मुंबई में अपना कदम जमा सके। जैसे कि रवि पुजारी, जो बॉलीवुड से प्रेरित दिखावे की लाइफस्टाइल की इच्छा रखता था। परंपरागत रूप से मुंबई में भ्रष्ट बिल्डरों की लॉबी माफिया के पैसे का स्थिर स्रोत थी, लेकिन रियल एस्टेट में मंदी के कारण नए स्रोतों की तलाश करनी पड़ी। तब अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा और हफ्ता वसूली की सूरत को पूरी तरह से बदल दिया। फिल्मों के विदेशी अधिकार की मांग वसूली का नया रूप बना। मुझे आपकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के विदेशी राइट्स दे दो। दाऊद इब्राहिम जैसों ने अपनी गर्लफ्रेंड को मुख्य भूमिकाओं में लेने की मांग की। अपनी खास है, इसे फिल्म में ले लेना, समझा क्या? इसलिए जब निर्माता जावेद सिद्दीकी ने अनीता अयूब को कास्ट करने से इनकार किया तो अंजाम बुरा हुआ। गैंगस्टर के हिटमैन ने उन्हें गोली से उड़ा डाला। सौभाग्य से संजय दत्त बहुत सस्ते में बच निकले जब उन्हें जोड़ी नंबर 1 में वाकई अनजान मोनिका बेदी के साथ कास्ट किया गया। कास्टिंग से नाखुश उन्होंने निर्देशक डेविड धवन से शिकायत की। यार डीडी, आप गोविंदा को ट्विंकल जैसी बड़ी स्टार देते हो, मुझे मोनिका बेदी जैसी बी ग्रेड हीरोइन दी। मुझे नहीं लगता मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। लेकिन एक फोन कॉल ने उनके इरादे बदल दिए। अगर जान प्यारी है तो फिल्म कर ले, और रोमांटिक सीन में उसे कसकर नहीं पकड़ने का, क्या इज्जत से पेश आने का। संजय अब अभिनेत्री मोनिका के साथ नहीं बल्कि काम कर रहे थे मोनिका अपनी भाभी के साथ। जैसे ही पुलिस ने बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर जांच पड़ताल शुरू की, गैंगस्टर अपने पारंपरिक जबरन वसूली के व्यवसाय में लौट आए और संगीत लेबल टी सीरीज के गुलशन कुमार से अबू सलेम ने 10 करोड़ देने की मांग की। बोल दे नहीं दूंगा, मेरी मेहनत की कमाई है। 12 अगस्त 1997 की सुबह जब रोज की तरह गुलशन कुमार शिव मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, सलेम के 3 हमलावरों ने उनका पीछा किया। फिर फिल्मी अंदाज में बोले, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाके कर, और गोलियों की बरसात कर दी। निर्देशक मनमोहन शेट्टी और राजीव राय दोनों अबू सलेम की गोलियों से बचे, बावजूद इसके कि उन्होंने हफ्ता देने से इनकार किया। राय, जिनके बैनर ने त्रिदेव जैसी हिट फिल्में बनाई, भारत छोड़ लंदन में रहने लगे। जनवरी 2000 में जब राकेश रोशन ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है के विदेशी अधिकार अबू सलेम को सौंपने से इनकार किया, तब सलेम के लोगों ने उनको अपने ऑफिस के बाहर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से वो बाल बाल बचे। निर्माता राम गोपाल वर्मा, सुभाष घई, जेपी दत्ता और कई अन्य फिल्मी शख्स ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। पहले के गैंगस्टरों की तरह ये डॉन भी पुलिस की गर्मी से भागकर विदेश में रहने गए, लेकिन वे भी दूसरों की तरह अपने शिकार को दूर से ही आतंकित करते रहे। छोटा शकील, फहीम मचमच, सलीम लंगड़ा और राशिद मलबारी सभी दुबई में बैठे दाऊद की तरफ से दुबई कराची मुंबई नेटवर्क के जरिए सबसे बड़े हफ्ता वसूली रैकेट चलाते रहे। मुंबई में अपने अपने खास आदमियों द्वारा जो ये जबरन वसूली का कारोबार संभालते थे। रवि पुजारी की गैंग मुंबई में डूंबिवली, बैंगलोर के कोंकण इलाके और यूपी के आजमगढ़ से बेरोजगार युवा को वार करना सिखाते थे।
जो ज्यादातर असफल लेकिन साहसी हमले सिर्फ 5 से 10,000 रुपए में करते थे। इस बात से अनजान कि उन्होंने जो डर पैदा किया उससे गैंग को पीड़ितों की तरफ से करोड़ों की जबरन वसूली मिलती थी। मुंबई पुलिस ने टाडा, पोटा और मकोका जैसे कठोर कानूनों को लगाकर उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ज्यादातर अपराधी कानूनी खामियों का इस्तेमाल करके बच निकलते थे। जूलियो रिबेरो, जिसने 1982 में मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद संभाला, उन्होंने गैंग्स के खिलाफ सख्त नीति आजमाई। 1983 में मान्या सुर्वे पहला गैंगस्टर था जो इंस्पेक्टर इशाक बागवान के हाथों पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अन्य ऑफिसर इमैनुएल अमोलिक, राजन कटधरे, केशव सहस्त्रबुद्धे, सुरेश वाली शेट्टी, राजन तलपड़े और राजत तंभत ने रिबेरो की रणनीति को सख्ती से लागू किया। लोकप्रिय एनकाउंटर नीति पर न ही कोई सवाल उठाए गए, बल्कि इन अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने के लिए ये एक आवश्यक कदम माना गया। 1990 के दशक में सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए गए, खासकर 1993 के सीरियल बम धमाकों के बाद। उनमें से शायद सबसे प्रसिद्ध था जब मुंबई के एसीपी ए खान ने मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट पर हमला किया, जिसमें दाऊद का एक भरोसेमंद सहयोगी माया डोलस और उसके 4 साथी छिपे हुए थे और उन सभी को गोली मार दी। विवेक ओबराय की लोकप्रिय फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला इस ऑपरेशन पर आधारित है। एक विशेष रूप से भर्ती किए गए जूनियर्स के साथ सीनियर्स पुलिस टीम बनाने की नीति, जिसमें एक सचिन वाजे नामक शख्स भी था, काफी सफल रही। रोजाना ठेकेदारी के नियमों से मुक्त प्रत्येक टीम अलग अलग गैंग की रणनीति में माहिर बने और उनको खत्म करने के काम पर लग गए। अरुण गावली इंस्पेक्टर सालस्कर से इतने डरते थे कि उसे देखकर दगड़ी चाल की सारी महिलाएं गावली को घेर कर उसे गुम करवा देती थी। माना जाता है कि 83 के इस आईपीएस बैच ने कुल मिलाकर 1000 गैंगस्टरों का सफाया किया, जिसे ट्रेनिंग दी अरविंद इनामदार, एक सम्मानीय पूर्व डीजीपी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नासिक में। लेकिन इस एनकाउंटर रणनीति में खामियां भी थी। आसान पैसों की लालच मुंबई पुलिस में आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। प्रदीप शर्मा 50,000 रुपए प्रति महीने तनख्वाह पाने वाले पहले नजर में आए जब पाया गया कि उनके पास करीब 39 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 2008 में ठाणे के रविंद्र आंग्रे को गिरफ्तार किया गया, एक बिल्डर के जबरन वसूली शिकायत के बाद। दया नायक पर भी अनुचित आय के आरोप लगे जब पाया गया कि उसके पास दुबई में होटल, स्विट्जरलैंड में संपत्ति और अपराधियों से संबंध थे, जिस वजह से उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया, लेकिन 2012 में फिर दाखिल किए गए। 2017 में आरोप लगाए गए कि सचिन वाजे, जो तब पुलिस से निलंबित है, पुलिस की वर्दी पहने हुए बिल्डरों को हफ्ता न देने पर झूठी गिरफ्तारी की धमकी देते थे। पुलिस अब उसके अधिकार क्षेत्र के भाई की तरह लगने लग गई थी। यही कारण हो सकता है कि 2008 में कई वरिष्ठ निरीक्षकों ने सहायक पुलिस आयुक्त के प्रतिष्ठित पद को मंजूर करने से इनकार किया, क्योंकि उन्हें अपने पुलिस थानों को छोड़ना पड़ता, जो उनकी जागीर की तरह बन गई थी। 2013 में मुंबई और नवी मुंबई के 22 अन्य निरीक्षकों ने भी इसी तरह प्रमोशन से इनकार किया। वो भी डॉन की तरह छोटी छोटी वसूली से बड़ी वसूली की तरफ उन्नति कर रहे थे। ट्रैफिक नियम तोड़ने और मामूली दुकानदारों से वसूली से लेकर अब रेस्टोरेंट, बार और अवैध निर्माण व्यवसाय से पैसे निकालने का जैसा कारोबार बनाया था। जल्द ही जबरन वसूली संस्थागत की गई और रकम ऊपर तक पहुंचाई जाने लगी। राजनेताओं ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपना हिस्सा लिया, जिसमें से कुछ चुनाव लड़ने में इस्तेमाल किया जाने लगा। एनकाउंटर की नीति ने शहर को गैंगस्टरों से मुक्त कराने में जरूर मदद की, लेकिन अब अगर पुलिस उनकी जगह ले ले तो उनको कौन सुलझाएगा? बिस्बो की शायरी। एक वक्त में मुंबई में था गुंडों का राज, खुलकर घूम रहे थे हफ्ता वसूली बाज। आई पुलिस के हाथ में फिर गुंडों की डोर, लगने लगा शहर में अब होगी शांति की भोर। पर खाकी करने लगी गुंडों से ही मेल, बिस्बो पूछे कानून की चलेगी कैसे रेल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।